हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर टू द नेक्स्ट चैप्टर सॉरी आई एम आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था कौन सा, डाइजेशन वाला। अब हम चल रहे हैं रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज इन गैसेस। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, किस प्रकार से हम लोग सांस लेते हैं, एक्सहेल इनहेल, कैसे हम लोग अंतः श्वसन करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो किस प्रकार से वातावरण में जीव जंतु मनुष्य सब कोई जीव जितने भी यहाँ पे हैं ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं और कैसे हमारे बॉडी को गैसेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ से जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ना हमारे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जिसमें विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त उपापचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो कि हानिकारक होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिका को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और CO2 को मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय को, इस प्रक्रिया को श्वसन, ब्रीदिंग या सामान्यतः रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब जब हम वायुमंडलीय वायु को अंदर लेना ऑक्सीजन को और CO2 को बाहर करना, इसे ही हम लोग इस विनिमय को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग श्वसन कहते हैं, जिसे रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण होता है। हम श्वास कैसे लेते हैं, तो जब हम लोग अपने चेस्ट में हाथ अपना रखते हैं सीने में, तो देखिए हम लोग सांस ले रहे हैं तो एक्सहेल करते हैं, जैसे इस प्रकार हम लोग सांस छोड़ते हैं। तो ये हमारा जो चेस्ट है, ये सारी बोन्स ऊपर उठती हैं और फिर नीचे जाती हैं। तो इस प्रकार से ही श्वसन की क्रिया हमारी पूर्ण होती है। हम सांस कैसे लेते हैं, इस अध्याय में निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से हमारे श्वसन अंग हैं और श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है। 17.1 श्वसन के अंग। प्राणियों में विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती रहती है। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट, चपटे कृमि आदि CO2 ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करने के लिए शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। जैसे स्पंज और सिलेंट्रेट और हमारे चपटे कृमि मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये इतने होते हैं जो ये बॉडी सरफेस से विसरण द्वारा श्वसन करते हैं। केंचुए अपने आर्ध क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल श्वसन नलिकाएं होती हैं। जो हमारा कॉकरोच होता है उसमें श्वसन नलिका पाई जाती हैं, जो कि जिससे वातावरण की वायु को उसके शरीर में और शरीर की वायु को बाहर आदान प्रदान किया जाता है। मतलब कीटों में किस प्रकार से होता है, श्वसन नलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि हम कीटों को इस प्रकार से अपना कीटों में अध्ययन करते हैं। विभिन्न स्थान पर पहुंचती हैं ताकि कोशिकाओं को सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। जलीय आर्थ्रोपोड तथा मोलस्का में श्वसन विशेष श्वसनीय संरचना क्लोम द्वारा होता है। जो जलीय आर्थ्रोपोड है और मोलस्का है, उनमें श्वसन क्लोन द्वारा होता है। जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनी थैली, फुफ्फुस, फेफड़े द्वारा होता है। जो हमारे संवहनी प्राणी हैं, जो मतलब हायर वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें क्या होता है, फेफड़े होते हैं बाकायदा, जिससे कशेरुकों में मछलियाँ क्लोन द्वारा श्वसन करती हैं। जो हमारे कशेरुकों में कुछ मछलियाँ होती हैं, जैसे डॉल्फिन हो गए, तो वो तो मतलब उनमें फेफड़े पाए जाते हैं, पर वैसे कशेरुकी में मछलियाँ क्लोन द्वारा जनरली श्वसन करती हैं। जबकि एम्फीबियन जो है हमारे उभयचर हैं, रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। जब ये इवोल्यूशन हो रहा था तो फिशेस जब तक आई वहाँ तक तो हमारा क्लोन द्वारा श्वसन था, पर फिशेस के बाद हमारे जब एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए,
फिर उसके बाद बर्ड्स आए और फिर हमारे मैमल्स आए। तो ये सब में फेफड़े का इवोल्यूशन हो गया, इनमें फेफड़े विकसित हो गए। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आद्य त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकता है, मतलब मेंढक में तो त्वचा द्वारा भी करता है और फेफड़े द्वारा भी करता है। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। स्तनधारी प्राणियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। मानव श्वसन तंत्र 17.1। तो हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। एक बाह्य नासा छिद्र है ना, ये देखिए हमारे तो होठों के ऊपर, ये हमारे नोज की जो संरचना है, ये नासा मार्ग के द्वारा नासा कक्ष में पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलती है, जो हमारे फेरिंग्स है, फेरिंग्स में जाके खुलेगी, जो कॉमन था ना, मतलब हमारे फूड पाइप और रेस्पिरेटरी पाइप दोनों के लिए तो फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद ही हम इधर ईसोफेगस में चले जाते थे फूड पाइप में, अब इसमें हम लोग ट्रेकिया में जाएंगे। ग्रसनी आहार गुहा और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ होती है। जो मैंने भी आप लोगों को बताया है कि जो हमारा फेरिंग्स होता है ये आहार गुहा और वायु गुहा दोनों के लिए उभयनिष्ठ, मतलब एक कॉमन एरिया है। एक ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। ग्रसनी जो हमारी है फेरिंग्स, वो है। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आएगा। फेरिंग्स लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया। तो ग्रसनी कंठ द्वारा फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रेकिया श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थि पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है। इसमें 7 गुण होते थे, जो कि ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। थायराइड, रिकॉइड, ग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, इस प्रकार से कैरोटिनॉइड्स, ये सारी उसमें हमारी जो हैं वाद्य यंत्र हैं, मतलब कंठ जो होता है उसी में हमारे हम लोग जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल पा रहा हूँ, आप लोग बोल पा रहे हैं, वो सब हमारे लैरिंग्स से ही तो होता है, जो उपास्थि पेटिका है ना, जो कि ध्वनि उत्पादन करने में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका कहा जाता है। और भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले एपिग्लॉटिस से ढक जाती है। जब हम लोग फूड पाइप को ढकती है, जब नहीं फूड पाइप सॉरी हाँ ये रेस्पिरेटरी पाइप को जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो देखिए यहाँ पे एक आपको आवाज़ आती होगी, और यहाँ पे हमारी रेस्पिरेटरी पाइप है जो उसको एपिग्लॉटिस ऐसे ढक देगा। तो जब एपिग्लॉटिस ढक देगा तो वो फूड आगे निकल फूड पाइप में चला जाएगा भोजन हमारा, तो हमारे उसमें नहीं जाएगा फेफड़े में और श्वसन तंत्र में, जिससे कि हम बीमारियों से बच पाएंगे, है ना। तो एक ढक देता है जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। आहार जो है हमारा भोजन है वो ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका होती है, जो हमारी श्वास नली है ट्रेकिया जो है एक सीधी नलिका होती है, जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं थोरैसिक वर्टिब्री 5वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं ओर 2 प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्राइमरी ब्रोंकियोल्स जो है उसमें डिवाइड हो जाएगी। जो हमारा पूछते हैं ना श्वास नली की पोजीशन कैसी होती है, तो एग्जांपल नीट में आ सकता है कि कहाँ से मतलब बदलती है। तो वक्ष गुहा के मध्य में 5वीं थोरैसिक वर्टिब्री तक जाकर बाईं और दाईं ओर ये डिवाइड होती है, जो कि हमारे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी बनाते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स और टर्सरी ब्रोंकियोल्स में विभाजित होते हैं। अब श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त हो जाते हैं। अब ब्रोंकियोल्स के बाद हमारा क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकाई में जाकर ये समाप्त हो जाते हैं। अब श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनिका जो है हमारे अपूर्ण उपास्थि वलनों से आलंबित होते हैं। अब देखिए इसमें श्वास नली से शुरू हो रहा है ट्रेकिया से, जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियोल्स हो गया, फिर उसके बाद प्राइमरी इनिशियल ब्रोंकाई जो है हमारा, यहाँ तक ये अपूर्ण उपास्थि वलय से आलंबित होता है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका जो हमारी टर्मिनल ब्रोंकाई है वह बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिका थैली नुमा संरचना कूपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कूपिका कहते हैं। जो अंतस्थ श्वसनी है वो हमारी कूपिकाओं में खुलती है, जहाँ पे ही एक्सचेंज होता है गैसों का। तो श्वसनी श्वसनिकाओं और कूपिकाओं के साखित जाल को फेफड़े की रचना कहते हैं। तो जो हमारा ये है श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का साखित जाल है,
तो हमारा ये पूरा तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, फेफड़ा बनाते हैं, जो लंग्स होता है। हमारे दो फेफड़े होते हैं जो एक प्लूरा से ढके होते हैं, द्विआवरणी फुफ्फुसावरणी प्लूरा से ढके होते हैं, और जिसके बीच फुफ्फुसावरणी द्रव भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो यह फेफड़े की सतह को घर्षण कम करता है, जिससे कि वो आपस में उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा, तो वो सेफ रहेंगे। और बाहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली वक्ष ही पर्त के निकट संपर्क में रहती है, जबकि भीतरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली हमारी फेफड़े के सतह के संपर्क में रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है और उनको अच्छे तरीके से बार बार अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और प्रारंभिक श्वसनी है वो अपूर्ण अपास्थल वलय से ढके होते हैं, सी शेपिंग जो होता है वो, और जो टर्मिनल वाला होता है वो नहीं ढका होता, वो याद रखिएगा जो। और उसके अंतर में कूपिकाएँ होती हैं। अब श्वसनी, श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का साखित जाल जो होता है हमारा, वो फेफड़े की रचना करता है। इस प्रकार से चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे बाह्य नासारंध्र में। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनी तक का भाग चालन भाग कहलाता है। जो हमारा बाह्य नासारंध्र क्षेत्र है वहाँ से लेके के टर्मिनल ब्रोंकाई तक जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, चालन भाग। जबकि कूपिकाओं एवं उनकी नलिकाओं में स्वतंत्र तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करता है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचारित करता है और इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र बनाता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल होता है। अब इसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये स्टेटमेंट जितने भी हैं, कि बाह्य नासा छिद्र से अंतस्थ श्वसनी तक का हमारा चालन भाग होता है, और जहाँ पर ये स्टेटमेंट बना देगा कि ऐसे ऐसे क्या क्या होता है, छांटिए। जबकि कूपिका और जो अंतस्थ कूपिका और उनकी नलिकाएं हैं वो हमारे विनिमय भाग होते हैं। चालन भाग क्या करता है ये पूछ लिया, तो चालन भाग का क्या है, वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचरित करेगा और इसे बाहरी कणों से क्या करेगा, बाहरी कणों से मुक्त करेगा, और हमारा जो आर्द्र बनाएगा, और बाहरी कणों से मुक्त करेगा, हमारी वायु को आर्द्र बनाएगा और शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग जबकि श्वसन में हमारा ये विनिमय करेगा, एक्सचेंज करेगा। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शारीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठभाग में कशेरुक दंड से, अधर भाग में स्टर्नम से, उरोस्थि से और पार्श्व भाग में पसलियों से और नीचे गुंबदाकार डायफ्राम द्वारा बनता है, जो हमारा पूरा वक्ष गुहा है, जिसमें हमारा फेफड़ा स्थित है। देखिए, जब डॉर्सल साइड में हमारे ये उरोस्थि है, और डॉर्सल साइड में हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रल साइड में हमारा ये है स्टर्नम है, और लेटरल साइड में हमारी ये क्या हो गई, पसलियाँ हो गई, रिब्स हो गए, रिब केज, और जो डॉर इसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो ये जो हमारे डायफ्राम है वो हमारे किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। और वक्ष में फेफड़े का शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन होने से फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा, और श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। अगर किसी भी प्रकार का हमारा ऐसी व्यवस्था बनी है वक्ष गुहा में, फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी है कि वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार का भी अगर परिवर्तन हुआ तो फेफड़े की फुफ्फुसी गुहा में प्रतिबिंबित हो जाता है और उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये इस प्रकार से ऐसा रहता है। अब डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं। ये मानव श्वसन तंत्र के अपेक्षिक दृश्य। अब देखिए कहाँ पे कंठ है, ये हमारा कंठच्छद है ना, उपास्थल वलय हैं, ये सी शेपिंग, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, श्वसनी हैं, और ये क्या है, पसली का कटा हुआ आखिरी छोर जो है ये सब दिखा रहा है। ये डायफ्राम देखिए येलो कलर से, ऑरेंज येलोइस कलर, बीच में हमारा हार्ट भी है, और ये श्वसनी है, फुफ्फुसावर्णी द्रव है जो प्लूरल फ्लूइड है, कूपिकाएँ हैं, ये कूपिकाएँ, फुफ्फुसावर्णी झिल्ली है, और हमारा ये श्वास नली है, ट्रैकिया है, कंठच्छद है, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। ये हमारी जो है ना, ये क्या है, ये सी शेपिंग ट्रैकिया है, और ये पूरा ट्रैकिया ही है। और कूपिका कहाँ पे है, ये जो पूरा जाल दिख रहा है ये सब
कूपिकाओं का ही जाल है, ये जो हमारी कूपिकाओं का जाल श्वसनी है। और ये फुफ्फुसावर्णी झिल्ली है, ये हमारा हार्ट हो गया, ये जो है डायफ्राम हो गया इधर, और ये कटा हुआ जो हमारी रिब केज है। इस प्रकार से सारी चीज़ें दी गई हैं। अब श्वसन में निम्नलिखित सम्मिलित है। श्वसन या फुफ्फुसी संवातन, जिसमें वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और CO2 से भरपूर कूपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। कूपिका नंबर 2, कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण करती है और रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता है। रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और CO2 का विसरण होगा। और अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना, जो कि हमारा कोशिकीय श्वसन जैसे कि अध्याय 14 में बताया गया है। इसमें पूरा हम लोग ये पूरा प्रोसेस समझते हैं एक बार और फिर से। श्वसन या फुफ्फुसी संवात, जिसे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 मुक्त की जाती है ना। फिर पहले जब हमारी अंदर आ गई, अब उसके बाद कूपिका और झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण होगा, कूपिकाओं के पास पहुंची। फिर कूपिकाओं से जब हमारे रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होगा, रुधिर में चली गई। अब फिर रुधिर के द्वारा फिर ऊतकों में ऑक्सीजन और CO2 का विसरण होगा। अब हमारे ऊतक में पहुंच गई, और ऊतक के बाद अब क्या होगा, उपापचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग होगा और उसके द्वारा CO2 उत्पन्न होगी और CO2 फिर से पूरी रिवर्स प्रक्रिया चलेगी। मतलब क्या हुआ, वायुमंडलीय वायु हम लोग लिए, फिर उसके बाद हमारे कूपिकाओं में गया, कूपिकाओं में विनिमय हुआ, विनिमय कूपिकाओं के बाद हमारे रक्त में गया, फिर रक्त के बाद हमारे ऊतकों में गया, फिर ऊतकों से वहाँ पे उपापचयी क्रियाएं हुई और CO2 बनी और वो CO2 निकल गई और ऑक्सीजन का उपयोग हो गया। श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि जो है हमारी, ये श्वसन की क्रियाविधि जो है उसे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।